हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का CWH ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे का लगातार एग्जाम्स का सिलसिला चल रहा है, तो एग्ज़ाम में भले डिले हो चाहे कुछ भी हो, अगर वैकेंसी निकला है तो एग्ज़ाम तो होना अनिवार्य है। तो आप लोग तैयारी में पूरा जुट जाएं, क्योंकि अब ग्रुप डी की ही बारी है। और ग्रुप डी में आपको पता है कि पैटर्न क्या है। मैथ आपका 25 सवाल आता है, रीजनिंग 30 सवाल आता है। तो आप अगर चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेंड करें, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। इस पे आपको आज से ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा रहा है। हर दिन आपको 12 से 15 सवाल करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि 25 सवाल ही करेंगे। कम सवालों में बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ताकि ज्यादा टाइम भी ना लगे और अच्छे से देखिए। भले स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन जरूर देखिए। प्रैक्टिस सेट आप जितने अलग अलग टीचर्स का देखेंगे उतना अलग अलग सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उतने अलग अलग सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे। और हमारे प्रैक्टिस सेट में जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ PYQs ही रहेंगे। PYQs नहीं है, हाँ 12 सवाल है तो 3-4 सवाल PYQs भी रहे ग्रुप डी के। 3-4 सवाल जो है वो आपके जैसे रेलवे का जितना भी लेटेस्ट में एग्जाम हुआ था जो 24-25 में, उसके भी सवाल लिए गए हैं, क्योंकि उसको भी देखना आपको जरूरी है, क्योंकि किस तरह का ताकि किस तरह का सवाल अभी आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो रैपिड रिवीजन बैच था उसको बहुत से लोगों ने कहा कि सर आप इसके लिए कुछ कीजिए। तो हम जो हमारा एक और स्पेशल मैथ के लिए जो यूट्यूब चैनल है, सहदेव यादव मैथ्स, ठीक है ना, CWH कंपटीशन का भी चैनल है, इस पे भी वीडियो मिलेगा आपको, लगातार प्रैक्टिस सेट इसी पे मिलेगा। उसके बाद जो हमारा एक और जो चैनल है उस पे भी आप जो है वो कर सकते हैं। आपको उसमें रैपिड रिवीजन बैच करवाया जा रहा है, आप लोग जरूर देखें। आपको बेहतरीन सॉल्यूशन दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस सेट करना बहुत जरूरी है। आइए चलिए पहला सवाल हम करते हैं। कहते हैं कि एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर कोई बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, वक्र पृष्ठ क्या होता है आप समझिएगा। वक्र पृष्ठ जो होता है वो इस साइड का होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये है तो इसके साइड का वक्र होता है। तो वक्र कैसे करते हैं भाई, आप लोगों को फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होता है, तो हम बताते हैं कि आप उसको कैसे करेंगे। वक्र होता है जो भी हमारा सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, और जितना इसका हाइट है h उसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यही आपका हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जब आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो आपका ये जो ऊपर सर्कुलर पार्ट है और नीचे जो सर्कुलर पार्ट है, इसका मतलब 2πr² जो है वो आपका ऐड हो जाएगा। कभी भी आप फॉर्मूले को रटने की कोशिश ना करें, कभी भी फॉर्मूले को रटने की कोशिश ना करें। आपसे देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है तो कई बार क्या कहता है ना, आयतन भी पूछता है। तो आप रेडियस दे देता है और आयतन पूछता है, तो बच्चे क्या करते हैं वो जो है वो h निकालते हैं। h नहीं निकालना। देखिए अगर इसमें r और r से गुना कर देंगे तो ये जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, πr²h। साइड में 2 रहेगा और नीचे। ये आपको फॉर्मूले से संबंधित हमने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया। अब आइए सवाल पे। सवाल क्या कहता है, सवाल ये कहता है कि भाई अगर इस तरह का डाटा है तो आप 2πrh पे सेट करें। आपका व्यास है 14, तो ये कितना हो जाएगा 7। ऊंचाई कितना है 24, ये 2 है, और पाई का मान जो है वो 22/7 है। आप लोग जो है वो गुन्ना करने लगते हैं। पूरा आपको गुन्ना नहीं करना है। आप सबसे पहले देखिए कि h हमारा क्या आया है 24 में क्या है 4 और 6 है। 4 क्या कहता है कि 4 ये कहता है कि भैया आपसे वही संख्या कटेगा जो जिसका लास्ट डिजिट 4, लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाए। तो ये देखो ये ऑड संख्या, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। मेरी बात को समझ रहे हैं? आपका ये नहीं कट रहा 4 से। अब देखो एक स्टैंडर्ड संख्या इसमें 11 भी है। ऐसे सवालों में सबसे पहले आप 11 का ही रूल लगाइएगा, लेकिन कई बार आपको 11 में फंसा देता है, तब 4 भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज आपको बताया। 11 कहता है कि अल्टरनेट करके जोड़िए और फिर घटाइए। अल्टरनेट करके जोड़ने पर अगर वो डिविजिबल हो रहा है 11 से तो वो कट जाएगा। ये नहीं कट रहा है, आपका ये कटेगा। कैसे, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, और 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में कैंसिल और घटाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा। आप चाहें तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो स्मार्ट तरीके से पाई में 22/7 है, 22 में 11 है, अगर 11 है तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। यहां तक बात समझे।
अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो जाता है तो ऊंचाई देखिए 24 है, अगर 11 से कटने वाला 2 ऑप्शन है तो आपको 4 को यूज करना है, ऐसे करके आपको बनाना है। ये देखिए ये सवाल आपके पिछले बार ग्रुप डी का है, ग्रुप डी 2022 का ये सवाल है। इस सवाल को जैसे स्टूडेंट्स देखे पूर्णांक तोड़ने लगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये और ये गुना होगा तो फिर ये वाला प्लस होगा, और बच्चे वही काम करने लगे, जबकि वो काम करना नहीं था। करना क्या है, आप देखिए कि 29 से ही 4/25 है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो आप इतना ये कंफर्म रहिए कि ये 5 तो जरूर रहेगा नीचे। इसका मतलब जो भी ये आंसर आया है वो 5 से भाग देने के बाद आया है। आप देखिए आप इसको गुना करते हैं, हम नहीं गुना करेंगे, हम क्या करेंगे ना, ये 5 9 45, 5 को 9 से गुना किया तो लास्ट में क्या आया 5, और 5 जब 4 में जुटेगा तो लास्ट में 9 देगा। इसका मतलब ऊपर जो भी आएगा उसका लास्ट अंक जो है वो 9 होगा। और आप देखिएगा कि 25 से कुछ ज्यादा है, 25 का स्क्वायर तो जरूर होगा, और 25 का स्क्वायर से जब ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि 27 आएगा। 27 के ही स्क्वायर में 729 होता है, 27 के स्क्वायर में क्या होगा 729। जब 729 यहां लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 27, और ये क्या होगा 5। अब आप बना दीजिए। आप समझे क्या था, गुना नहीं करना है भाई, स्मार्ट अप्रोच लगाना है। क्योंकि अगर 25 में 29 गुना होगा तो इतना जान लीजिए कि 625 से तो ऊपर जाएगा, और 625 से जितना भी ऊपर जाएगा वो अपने साथ में लास्ट में क्या लाएगा 9 लाएगा। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग। ऐसे स्मार्ट तरीके से नहीं बनाइएगा तो मुश्किल है, फिर आप वही काम करते रह जाइएगा जो आपका बचपन में करते थे। वैसे नहीं करना है भाई, वैसे नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़िए। देखिए ये भी आपका ग्रुप डी में आया हुआ है, और इससे अपर लेवल होके आ गया है इस बार 2024-25 में। अभी हमारे चैनल पे एनटीपीसी 2025 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, उसमें ये सारे सवाल ऐसे सवाल करवाए जा रहे हैं। रैपिड रिवीजन बैच भी स्टार्ट जब बहुत जल्द होने वाला है, उसमें भी ये सब बताया जाएगा थ्योरी, क्योंकि पीवाईक्यू सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है वो आपको मिलेंगी एनटीपीसी पीवाईक्यू के सॉल्यूशन में। आपको बेहतरीन सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा और रैपिड रिवीजन बैच में और भी करवाया जाएगा थ्योरी के साथ। तो यही बात है, ठीक है। आप तो इसका जानते हैं कि यह 27 होगा, इसका भी जानते हैं कि यह 24 होगा, आप इसका और इसका नहीं जानते। तो आप समझिए कि यह है 1681। देखिए 4 डिजिट का कैसे निकालते हैं 1681। सबसे पहले समझिए कि ये जो 1681 है, आपको सबसे पहले ये देखना कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में 40 और 50 के। 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 50 का होता है 2500। इसका मतलब इसका आंसर जो भी होगा वो 40 और 50 के बीच का होगा। आप देखिए कि ये 1 दे रहा है, 1 कौन देता है लास्ट में, एक का स्क्वायर करने पर, एक 9 का स्क्वायर करने पर। इसका मतलब 41 और 49, ठीक है, 41 और 49। आप देखिएगा कि ये 1600 से ज्यादा नजदीक है। 1600 का 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ये 1600 के ज्यादा नजदीक है। अगर ज्यादा नजदीक है तो कहां पे आएगा 41 की तरफ। अगर इसके नजदीक में रहता तो इधर जाता। अगर कभी आप नजदीक से फैसला नहीं कर पाए तो आप देखिएगा कि ये 81 है। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर। इसका मतलब ये 50 से कम है तो 50 में 9 कम करके आया होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट हमेशा मैच करता है। मेरी बात को समझिए। अब आइए 1849, इसका मतलब इसका क्या आ गया 41। आप जहां पहले पढ़ते थे ना कि एक स्क्वायर रूट और एक स्क्वायर पूछता था, जमाना वहां से चेंज हो गया, अब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। 1849 हम सबसे पहले इसको देखें कि 40 और 50 के बीच में है। ये 40 और 50 किसके किसके बीच में है 40 और 50। 40 का होता है 1600 और 50 का होता है 2500। आप एक बात बताइए कि 9 लास्ट में कौन देता है, एक तो 3 देता है, एक तो 7 देता है। इसका मतलब इसका आंसर जो भी होगा 43 या फिर 47। 49 किसके स्क्वायर में आता है 7 के स्क्वायर में, तो 50 में 7 कम कीजिएगा तो आप 43 पर आ जाइएगा। बताइए इसका इसका तो आप डायरेक्ट निकालिए, और एक का ये 41 निकल गया, एक का 43 निकल गया। इस स्मार्ट अप्रोच से अगर आप सवाल को नहीं बनाइएगा तो मुश्किल है सिलेक्शन लेना। आप एक निकाल रहे हैं तब तक दूसरा कोई आगे बढ़ रहा है, तो आप उस हिसाब से अपना जो है वो टेक्निक लगाइएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपके ग्रुप डी एग्जाम्स में आया हुआ है, इसलिए मैंने ले लिया। और
हम बार बार बता रहे हैं कि जिसको बहुत अच्छे से फिर से मैथ को रिवाइज करना है तो रैपिड रिवीजन बैच को पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहता है कि द सम ऑफ ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड थ्राइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी। इसका मतलब कहता है कि ए और बी जो है वो दो आदमी है। अगर कहता है कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी, इस सम जो है वो 106 है। कितना है? 106। और कहता है कि 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 11 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए। कहता है कि अगर बी के 4 गुने से, कहता है कि 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी, मतलब बी का जो 4 गुना उम्र है वो ए के तिगुने से 11 अधिक है। समीकरण को समझिए। कहता है कि बी का जो 4 गुना है वो ए के तिगुने से 11 वर्ष अधिक है। इसका मतलब जब आप इसे कीजिएगा तो 4b माइनस 3a बराबर 11, और इधर कीजिएगा तो 2a प्लस 3b। इसका मतलब एक आपका ये बन गया, एक आपका ये बन गया। तो आप ये बताइए कि आप किसको कैंसिल कर सकते हैं? आप किसको कैंसिल कर सकते हैं? आप किसी को भी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आपसे पूछा है क्या, अब से 4 वर्ष बाद ए एंड बी की आयु का योग क्या होगा। ए एंड बी का वर्तमान, ये जो आएगा वो वर्तमान उम्र आएगा, जो भी आएगा उसमें आप 8 जोड़ दीजिएगा। क्यों 8 जोड़ेंगे? क्योंकि 4 साल बाद पूछा है योग, तो 4 वर्ष ये भी बढ़ जाएगा और 4 वर्ष ये भी बढ़ जाएगा। सवाल के कंसेप्ट को समझिए। अब आपका जो टाइम खराब करेगा वो क्या करेगा? ये समीकरण निकालने में। तो समीकरण को आप कैसे निकालेंगे? देखिए, समीकरण निकालने का बहुत सारा तरीका है। एरो वेरो मार के भी निकालते हैं, फिर आपको गुना करने में टाइम लग जाएगा। तो आप हर सवाल इतना टाइम टेकन नहीं होता। आप जितना इजी से कोई चीज को निकाल सकते हैं आप उतना इजी से निकालने की कोशिश कीजिए। तो हम क्या करेंगे ना कि ये जो हमारा है 2a प्लस 3b, हम क्या करते हैं कि b और b है, आप किसी भी एक से कर दीजिए। यहां पे अगर a को बराबर करना चाहते हैं, आप अगर a को बराबर करना चाहते हैं तो ऊपर में आपको 3 से गुना करना पड़ेगा और नीचे आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? ये भी हो जाएगा 6a और ये भी हो जाएगा 6a। लेकिन अब हमको साइन बदलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां भी प्लस में और यहां माइनस में तो ऑलरेडी कट जाएगा। इसका मतलब ये कट गया। आप लोग मेरी अप्रोच को समझिएगा, ज्यादा अटपट लिखने की जरूरत नहीं है। यहां जब कीजिएगा तो ये 9 भी आ जाएगा और ये जब कीजिएगा तो 8 भी आ जाएगा। इसका मतलब b का मान जो भी आएगा वो 9 और 8 17 होगा और 17 से उसको डिवाइड करना है। आप इतना समझिए। अब भाई आएगा तो आएगा क्या? ये हो जाएगा 318। कितना हो जाएगा? 318। और ये हो जाएगा 22। 318 में जब 22 जोड़िएगा तो 340। इसका बहुत टेक्निक होता है सॉल्व करने का, मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि जो सवाल जितनी आसानी से होता है उसको उतना आसानी से करना चाहिए। क्या अटपट कर रहे हैं? क्यों करेंगे हम? आप देखिए कि क्या अप्रोच हम ला सकते हैं। अगर b का मान 22 आ गया तो अब a का मान नहीं निकाल सकते? a का मान निकाल सकते हैं ना? अब आप एकदम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर जिनको लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा और करेंगे, तो देखो भाई एक तरीका ये भी होता है, चलो यही बता देते हैं। जैसे 2a प्लस 3b है, तो आप क्या कीजिए ना कि इसको 2a प्लस 2b प्लस b कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? आप क्या कीजिए कि ये जो 4b नहीं इस तरह कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। नहीं, इस तरह मत कीजिए। आप यहाँ से 2a प्लस b कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आप फिर फंस जाइए क्योंकि ये और b यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो आप ऐसे मत कीजिए, ये चीज नहीं कीजिए, ये चीज नहीं कीजिए। चलिए यहां तक समझ में आया? b का वैल्यू निकल गया, तो अब a का भी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। कहता है कि द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इतना इतना है, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल 5250 है। कहता है कि 3 संख्या है, जो रेशियो है उन संख्याओं का 357 है। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो है उसका वो 5250। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं शॉर्ट भी बता सकता हूं लेकिन थोड़ा सा समझिए कि संख्या ये जो भी होगा अगर इस रेशियो में है तो इसका मतलब संख्या ऐसे करके होगा। समझिए, अगर मैं इन संख्याओं का एलसीएम निकालूं तो आप क्या देखते हैं कि एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको छाट लेते हैं, बाकी जो बच गया उसको क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो इधर से अगर ये भी एलसीएम है और इधर से अगर ये भी एलसीएम है तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब का जो एलसीएम होगा उससे
इसको भाग दे दीजिए। तो इसका देखेंगे तो 5 दिया 15, 15 7 105, इसका मतलब ये कितना हो गया 105। 105 से जब इसे काटेंगे तो ये 50 बार में आ गया। ये जो 50 है वो आपका HCF है। कभी आपको HCF पूछे तो आपको बता देना था 50, लेकिन आपसे पूछा है कि बीच वाली संख्या, मध्य वाली संख्या, तो मध्य में क्या है 5, 50, 50 पचे 250, आपका संख्या हो गया। चलिए, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। कहता है कि व्हेन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स इज 152 एट 4%। कहता है कि 3 साल का CI एंड SI का जो 3 साल का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है 152। तो आप बताइए कि इसका मूलधन जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा। आप समझिए कि जो भी इसका प्रिंसिपल होगा, मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी यहां पे रेट है क्या, रेट समझिए, रेट पे खेला होता है यहां पे 4%। तो आप बहुत जगह पढ़े होंगे क्या कि भाई 4% है, ये होता है क्या 1/25। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए जो भी आपका बेस में आ रहा है उसके पावर में 3 कर दीजिए, 625, और 625 को करेंगे तो 15,625 ऐसा करके आएगा, है ना। 3 ईयर के लिए क्या रूल होता है 3, 3, 1, ठीक है। आपका जो 15,625 है ये आपने इसको प्रिंसिपल माना, क्या माना प्रिंसिपल माना। अगर आपने इसे प्रिंसिपल माना है तो आप जब इसका एक बार रेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे रेट निकालेंगे, 1/25 करेंगे तो ये कितने बार में हो जाएगा 5 का पावर 5, 5 का पावर 5 होगा ना, 5 का पावर 4 होगा भाई, 2 बार कट जाएगा ना, ये 5 का पावर 6 है तो 5 का पावर 2 से 5 बार 4 कट जाएगा। आप इसको यहां लेंगे, 5 का पावर 4 कितना होता है 625, इसको हटा देते हैं, क्या होता है 625। इसको फिर 1/25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, इसको फिर 1/25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब जो ये आएगा आपका, जो ये आएगा वो होगा आपका क्या SI 3 साल का, और जो आपका टोटल आएगा वो होगा क्या CI। लेकिन आपसे पूछा है कि CI और SI का डिफरेंस क्या होगा, तो जब आपको CI और SI का डिफरेंस पूछे तो आपको ये निकालना है, 25 या 75 और 1 76, 76 यूनिट का वैल्यू 152, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 2, 2, 2 आप समझिए इसको, है ना 2। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो इसका 2 गुना कीजिएगा तो 25 दूनी 50, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30 और 31, 31,250, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूं, आप क्या कीजिएगा, आप इसको समझे कि ये जो है वो SI है और ये टोटल जो आता, ये टोटल जो आता वो CI आता, लेकिन आपसे डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस के लिए ये लीजिएगा। क्लियर मेरी बात। अब आइए, ये अगर कहता है कि CI और SI 3 साल का है, अगर 4% वार्षिक ब्याज है तो 4% करके 3 साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा भाई 12%, और 4% का अगर 3 साल में CI करें तो कितना मिलेगा, 2 साल में कितना मिलेगा 4, 4, 8 और 4 चौक 16, यानी 8.16%। ये हो गया 2 साल में, ये हो गया 2 साल का CI। इसका एक बार 4 साल के बाद 4% को लेके एक बार और कर दीजिएगा। ये इस परसेंटेज के साथ सेट नहीं बैठ रहा है। अगर मान लीजिए कि आपका 20% होता, 25% होता, ऐसा होता जो आसानी से टूट जाए, तो आप इससे कर सकते थे, ठीक है। आप क्या कीजिएगा डायरेक्ट ऐसे निकालिएगा SI और ऐसे CI निकालिएगा। मान लीजिए कि 20% दे दिया तो 20, 20, 20 का आसानी से निकल जाता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 4%, 1/25 हुआ ना, तो 25 का क्यूब 26 का क्यूब। यहाँ पे डाटा बड़ा है, खतरनाक है, 4% है, इसलिए क्योंकि परसेंटेज जितना छोटा रहेगा फ्रैक्शन वैल्यू उतना ज्यादा आएगा। 20% रहता तो 1/5 आता, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब होता। तो आपको जो है सॉल्यूशन डाटा के अनुसार लगाना है, ये नहीं कि इस चीज को समझ के गए हैं तो हमको यही लगा देना है।
समझे मेरी बात को? मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूं, सवाल तो आप बहुत जगह से देख रहे हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 8 ईयर्स, देखिए ये जब आप देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कि कंफ्यूज होइए, आप सीधा सीधा क्या समझिए कि अगर उसका 25 रुपया पैसा था तो 8 साल में उसने 11 रुपया इंटरेस्ट कमाया। समझिए, इसको सीधा प्रिंसिपल मान लीजिए, सवाल को समझिए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 8 ईयर्स ऑन अ फिक्स्ड सम, मतलब 25 रुपए पे उसने 11 रुपया इंटरेस्ट कमाया। इसका मतलब P बराबर 25, R बराबर 11। क्लियर मेरी बात? टाइम दे दिया है आपको कितना, 8 ईयर। ओ ये CI था ना, SI है ना, सॉरी SI। और ये जो है वो इस तरह से है, 8 से ही 1/2%, 4 से ही 1/2%, 5 से ही 1/, इस तरह करके है ऑप्शंस। ऑप्शंस थोड़ा सा 81, 41 ऐसे करके नहीं समझना। आप यहां से रेट पूछा है, आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप इसको रेशियो से भी बना सकते हो कि आपका, अगर आपको पता है कि मूलधन क्या होता है 100, और जो SI होता है वो इधर भी ले लो, तो इसका वैल्यू आपका दे दिया है कितना, 25। आप रेट और टाइम का कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन लीजिए जो कि यहां पे SI 11 हो जाए। टाइम आपका क्या है 8, ये 25 गुने 8 तो आ गया। आप इस रेट के जगह आप कुछ ऐसा लीजिए जो कि आपका ये आ जाए 11। इसका मतलब एक बात बताइए, इस सारे ऑप्शंस में 11 आपको कहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है 11? 5 दूनी 10 और 11/2 ये वाला है, और हमको 11 चाहिए, तो आपका यही वाला ना आंसर हो जाएगा। आप लोग बनाने पे चल जाते हैं, सवाल देखते हैं तो पूरा बनाने पे चल जाते हैं। बनाइए नहीं, स्मार्ट अप्रोच लगाइए कि 25 रुपए पे हमें 11 रुपए का ब्याज चाहिए। इसका मतलब इस मूलधन में तो 11 है नहीं, टाइम में भी तो 11 है नहीं, तो इसका मतलब जो हमारा रेट आएगा उसमें 11 होगा, या फिर 11 का कोई मल्टीपल होगा। तो आप जो भी ऑप्शंस देखेंगे, आप जो भी ऑप्शंस देखेंगे उसमें आपको यहीं पे, ये पे दिख रहा है 2 16 17, इसमें 9, इसमें 15, आपको इसी में दिख रहा है 11, तो आपका ये हो जाएगा। कहता है कि यदि एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, ऐसे कर लो, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो ये बाह्य कोण हो गया और ये अंतःकोण हो गया। बाह्य कोण और अंतःकोण हमेशा 180 होता है। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा, तो वो होता है n-2 इंटू 180। ये होता है टोटल योग, टोटल योग, सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रत्येक का, तो आपसे एक जितना भुजा है टोटल उनसे भाग देना है। तो जब आप भाग देंगे तो आपका प्रत्येक आ जाएगा। लेकिन यहां पे आपको 135 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 135 n-2 इंटू 180/n। क्लियर? अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको ऐसे गुना करते हैं, 18 दूनी 360 ऐसे करते हैं। हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इस ऑप्शंस को पुट करेंगे, कौन हमको 135 देगा। 135 में क्या है 15 गुने 9, 135 में क्या है 15 गुने 9। तो आप क्या करेंगे, अगर हम 15 रखते हैं 15, तो 15 से ये चला जाएगा 2 बार में, 15 में ये 2 जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 13, और 15 से कट जाएगा 12 बार में। इसका मतलब 15 नहीं हो सकता है। 12 से जब करेंगे तो 12 में ये हो जाएगा 10। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको ये अप्रोच कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं कि अगर ये n 135 है और इधर 180 आ रहा है, इसका मतलब एक तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 135 को 180 में जाने के लिए कितना घट रहा है 45। इसका मतलब यह आ जाएगा 45n बराबर 18 दूनी 360, प्लस माइनस का लफड़ा छोड़िए। अब बताइए ये कितना बार में कटेगा 8 बार में। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, n का वैल्यू 8, यही ना होगा 8 × 25 40, 8 × 32, देखिए आपका 8 ये होगा, ये सब नहीं होगा। हम आपको जो मेथड बताएं आप उस पर भी जाएंगे तो आपसे वो भी बनेगा। थोड़ा सोचने का है
कहते हैं कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में, कहता है कि 1212 में अगर हम कुछ संख्या को जोड़ रहे हैं, तो खैर ये बहुत छोटा संख्या है, अगर 1212 में हम कोई संख्या को जोड़ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो आप सबसे पहले समझिए कि इसका मतलब है कि 30 और 40 के बीच में संख्या रहेगा, 32, 33, 34 जो भी आएगा। आप देखिए जब भी आप 24 इसमें जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 1236, जब 27 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1239। आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 39 नहीं होता है, कहानी खत्म। 12 में 13 जोड़िएगा तो यह आ जाएगा 1225। हम जोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ छोटा संख्या इसलिए हम जोड़ रहे हैं। 12 और 18 को जोड़िएगा तो 30 आएगा, 30 लास्ट डिजिट में ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका मतलब एक तो आपका ये दोनों तो डायरेक्ट कट गया, या तो आपका ये आंसर होगा या तो आपका ये आंसर होगा। आपको सबसे पहले यही चेक करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये लास्ट में क्या दिया है 5, और जो लास्ट में 5 देता है मतलब 25 लेके आता है, उसका रूल है कि वो 5 रखेगा अपने साइड में, बाकी जो बच गया है उसको देखना कि क्या वो 2 लगातार संख्याओं में टूट रहा है। तो हाँ ये 3 और 4 में टूट रहा है, इसका मतलब ये 35 है, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। इस स्मार्ट अप्रोच से आपको समझना है। मैं फिर से बता रहा हूं कि आप रैपिड रिवीजन बैच में जरूर आइए, वहां पे आपको बेहतरीन पढ़ाया जाएगा, फुल मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब करवाया जाएगा। लास्ट टाइम में पढ़ लीजिए, समझ गए इस चीज को? आप इसमें डीएस भी लगा सकते हैं, 0147 जो होता है। ये देखो भाई जो बोलते हैं कि ग्रुप डी बहुत हल्का एग्जाम्स है, वो जरा इस सवाल को देख लीजिए। ये ग्रुप डी 2022 देखिए, कहता है कि एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉप के क्रय मूल्य बराबर हैं तो प्रत्येक लैपटॉप का क्या क्रय मूल्य बताइए। आइए मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मैंने पेन चेंज कर लिया। अगर इधर है 25 लैपटॉप और इधर है 15 लैपटॉप, तो ऐसा कीजिए टोटल जो आप निकाल रहे हैं वो आप रेशियो निकालिए 5 से 3 बार। हम ये क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई बाद में जब 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पे बेच रहा है, तो हम पहले ये पता कर ले कि पहले इसको टोटल पे कितना लाभ हुआ होगा। पहले में बांट दिया ना कि 25 पर 12% और 15 पर 20%। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि हम ये पता कर रहे हैं कि पहले टोटल पर कितना लाभ हुआ है। तो इस पर अगर हो रहा है 12% करके और इस पर हो रहा है 20% करके, जब इस पर देखेंगे तो इधर इसका मतलब टोटल इधर 60 हुआ और इधर भी 60 हुआ। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। टोटल 120% हुआ है, कितने पे? 8 पे, 5 और 3 8 पे। जब आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15%। इसका मतलब है कि सवाल आपको यहां भी रोक सकता है कि बताइए टोटल पर, पहले केस में टोटल पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो जो पहले केस में लाभ हुआ वो था 15% टोटल पे। जब 18 कर दिया तो लाभ कितना बढ़ गया 3%। लेकिन आपका जो डाटा दिया है उस हिसाब से कितना बढ़ा हुआ है 30,000। इसका मतलब 1% पे कितना बढ़ गया है, 1% पे 10,000। बढ़ गया ना। लेकिन आप समझिए कि ये जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन ऑल 40, ये जो आपका प्रॉफिट है वो सभी 40 पे है। आपको 1 पे निकालना है, तो 1 पे अगर प्रॉफिट पूछेगा तो ये कट जाएगा और ये 4 से 25 चौक 100, ये 250। इसका मतलब अगर आपसे पूछेगा कि एक लैपटॉप पे यानी 1 पे कितना हुआ तो 250। आपसे पूछा है सीपी, जब 1% का वैल्यू 250 है, सीपी निकालने के लिए हम 100% निकालते हैं और 100% जैसे ही निकालेंगे 25,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये कितना बेहतरीन सवाल था। आप इसमें क्या क्या डाटा लगाते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू बना देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसा सीखेंगे वैसा काम करेंगे और वो करना नहीं है, बहुत दिक्कत है। समझे क्या मेरी बात? आइए आगे चलते हैं। ये देखो ये बहुलक पूछा है, बहुलक होता है और भी स्टैंडर्ड सवाल लिए जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये जो बहुलक है वो तो इजी है, आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल करवाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस सेट में क्या है कि रैंडमली सवाल आएगा किसी भी चैप्टर से। आपको अगर फुल कॉन्सेप्ट देखना है तो आप आइए रैपिड रिवीजन बैच में, वो भी आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है यूट्यूब पे। और हमारा एप्लीकेशन जो है CWH ऑनलाइन अकेडमी, देखो CWH ऑनलाइन अकेडमी, अगर इसको सर्च करने पे ना आए तो कॉमर्स वर्ल्ड डालिएगा,
कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपको मिल जाएगा। जब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा तो आप CWH ऑनलाइन एकेडमी दिखाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा नाम पुराना ये था, चेंज हुआ, तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर्चिंग में, तो आप लोगों को समझना है। बहुलक बोलता है कि बहुलक वो संख्या होता है जो बार बार आता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारे संख्याओं को देखने लगते हैं कि 2 कितना बार आया है। भाई जो ऑप्शन है उसको देखना शुरू करो, 2 3 5 15 ऐसा करके है। तो जो ऑप्शंस में आपका है नहीं तो उस संख्या को आप क्यों देखेंगे, आप उन संख्याओं को देखिए जो ऑप्शंस में है। 23 देखिए, 23 आपका 2 बार आया है। 21 देखिए, 21 आपका 1 बार आया, तो ये होगा नहीं। 15 हमको ज्यादा 25 देखिए, तो 25 देखिए, 25 आपका कितना बार आया हुआ है, 25 आपका 2 बार आया हुआ है। मेरे हिसाब से 15 आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 15 आपको ज्यादा दिख रहा है। 1 2 3 4, यह होता है बहुलक। ठीक है, कहता है कि ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,56,000 निवेश करते हैं। वे वर्ष के अंत में 87,220 का लाभ कमाते हैं। आपको पता होगा कि जब भी पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट जितना इन्वेस्ट किया, अगर समान समय के लिए किया है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और अगर अलग अलग टाइम है, क्या है, अलग अलग अगर टाइम है तो आपको टाइम भी देखना है। तो आपसे ये पूछा है कि एक वर्ष के अंत में है, तो वर्ष के अंत में जब है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जब वर्ष के अंत में है तो भैया बराबर टाइम है। तो आप ये देखिए कि जो इसका इन्वेस्टमेंट है, इसने 42,000 इन्वेस्ट किया, इसने 56,000 इन्वेस्ट किया, तो जो इसका रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट का, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। आपसे पूछा है कि बी का लाभ बताइए। बी कितना है, 4। सबसे पहले आप यही देखिए ऑप्शन में कि 4 से कौन कट रहा है। आपका सारा ऑप्शन 4 से कट रहा है, तो 4 3 7, 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 87,220। आप जब इसको देखेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बचा, 2 7 चौक 28, 42 आ गया ना, गलत डाटा निकल उतर गया क्या, 12 7 84, 3 बचा, 3 पर 32 हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 बचेगा, हाँ हाँ हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 छक 42, ऐसा करके आ जाएगा आपका, है ना, ऐसा करके आ जाएगा। तो आपसे पूछा है बी का, तो 12 चौक 48, 48 से ऊपर कुछ जाएगा, 4 छक 24, ये वाला आपका जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है भाई, वो आपको देखना है खुद से। चलिए यहां तक जो था आपका, आज बेहतरीन 12-13 सवाल किए हैं। आगे आपको लगातार मिलते जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारा जो रैपिड रिवीजन बैच यूट्यूब पे चल रहा है सारे सब्जेक्ट का, वो आप देखते चलिए, रैपिड रिवीजन बैच ये भी चल रहा है हमारा, जो आपको जरूर देखना है। लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है आरआरबी का 2024-25 में, उसका पीवाईक्यू सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, आप लोग जरूर देखें। जीएस भी करवाया जा रहा है। आप लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे तभी तो मजबूत होंगे। प्रैक्टिस सेट देखने में यूट्यूब में पैसा लगता है भाई। आप लोग देखिए, कभी ये मत सोचिए कि वहां से पढ़ेंगे यहां से पढ़ेंगे। आप जितने सोर्सेज से पढ़ सकते हैं सारे सोर्सेज को अपनाइए। उससे क्या होगा कि आपका जो है वो सवालों का प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, आप अलग अलग चीजों को सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप लोग लगातार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।